नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हमारा वेल्डिंग का क्वेश्चन चल रहा था दूसरे चैप्टर का, ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर हमने एक लिंक दिया है प्लेलिस्ट का। तो उस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप अपना पिछला वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उसी के आगे का क्वेश्चन। चिपिंग का अर्थ क्या है? मेटल पार्ट को छेनी द्वारा दो भागों में काटना, मेटल पार्ट की सतह पर स्लॉट काटना, छेनी द्वारा मेटल पार्ट की मोटाई को कम करना, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो चिपिंग का कार्य होता है यह होता है कि छेनी द्वारा मेटल पार्ट की मोटाई को कम करना हमारा चिपिंग कहलाता है। और इसके लिए चिपिंग हैमर का प्रयोग किया जाता है। चिपिंग हैमर एक हल्का और नुकीला औजार होता है। इसका प्रयोग वर्कपीस पर वेल्डिंग करने के पश्चात जमे स्लैग एवं स्पैटर को हटाने के लिए किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, स्टील रूल किस धातु का बनाया जाता है? तो देखिए, जो स्टील रूल बनाया जाता है यह आपका स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील का बनाया जाता है। तो स्टील रूल स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील, हाई कार्बन स्टील, स्टील धातु का बनाया जाता है। और यह एक माप उपकरण है। इसका प्रयोग वर्कशॉप में जॉब अथवा कार्य का माप लेने या माप की जांच करने के लिए किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, स्क्राइबर का प्रयोग मेटल पार्ट की सतह पर लाइन खींचने के लिए करते हैं। इसका पॉइंट एंगल कितने से कितने डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है? तो देखिए, स्क्राइबर का जो प्रयोग मेटल पार्ट की सतह पर लाइन खींचने के लिए करते हैं, तो इसका जो पॉइंट एंगल होता है यह 12 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक ग्राइंड किया जाता है। और स्क्राइबर प्राय है हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। और इसकी नोक कठोर और टेम्पर की हुई होती है। और इसकी जो लंबाई होती है 125 से लेकर 200 mm तक होती है। और जो मोटाई होती है 3 से 5 mm तक होता है, इसका मोटाई रखा जाता है। और जो स्क्राइबर होते हैं यह आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक मुड़ा स्क्राइबर होता है, एक समायोजन स्लीव स्क्राइबर होता है, और एक सीधा स्क्राइबर होता है, और एक ऑफसेट स्क्राइबर होता है। तो यहाँ से ये जो 38 नंबर है इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 12 डिग्री से 15 डिग्री पर मुड़ा हुआ है, मतलब ग्राइंड किया हुआ रहता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि ट्राई स्क्वायर कितने एंगल पर मुड़ा होता है? तो ट्राई स्क्वायर जो होता है यह हमारा क्या होता है कि 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ रहता है। और यह आपके इसके दो भाग होते हैं, एक ब्लेड होता है, दूसरा स्टॉक होता है। तो पहला पार्ट ब्लेड हो गया, दूसरा आपका स्टॉक हो गया। तो इसका ब्लेड उच्च कार्बन इस्पात का एक पत्ती का बना होता है तथा स्टॉक मृद इस्पात अथवा ढलवा लोहे का बना होता है। तो ब्लेड आपका पता चल गया उच्च कार्बन स्टील का, और जो स्टॉक होता है ये आपका मृद इस्पात अथवा ढलवा लोहे का बना होता है। ब्लेड तथा स्टॉक एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर जोड़े रहते हैं। ब्लेड 10 से 30 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और इसकी सतह पर सेंटीमीटर एवं mm अथवा इंच में चिन्हांकित होते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मेटल पार्ट की सतह पर रेखाओं को पक्का करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डॉट पंच, सॉलिड पंच, सेंटर पंच, हॉलो पंच। तो मेटल पार्ट की सतह पर रेखाओं को पक्का करने के लिए हम लोग डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए, जो डॉट पंच जो होता है इसका जो एंगल होता है ये हमारा 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री के अंतर्गत रखा जाता है। इस पंच का प्रयोग स्क्राइबर द्वारा खींची गई रेखाओं तथा विभाजकों द्वारा खींची गई वृत्तों के केंद्रों की स्थिति अंकित करने में प्रयोग किया जाता है। और देखिए, यहाँ पर पंच देखिए कई 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रिक पंच, दूसरा डॉट होता है, तीसरा सेंटर होता है। तो प्रिक पंच जो होता है ये आपका 30 डिग्री का होता है, जो डॉट होता है आपका 60 डिग्री, और सेंटर जो होता है ये आपका 90 डिग्री। प्रिक डॉट सेंटर 30 60 90। तो ये हो गए आपके पंच के 3 थे। 41 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग शॉप में गर्म जाप को पकड़ने के लिए टांग्स का प्रयोग किया जाता है। यह निम्न में से किस धातु की बनाई जाती है? माइल्ड स्टील की, फोर्ज स्टील की, कास्ट आयरन का, पिग आयरन का। तो वेल्डिंग शॉप में गर्म जाप को पकड़ने के लिए टांग्स का प्रयोग किया जाता है। और यह जो बनाया जाता है यह माइल्ड स्टील का बनाया जाता है।
तो टांग्स या सणसी का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग शॉप में गर्म जाप को पकड़ने के लिए। और जो टांग्स होता है यह माइल्ड स्टील धातु की बनाई जाती है, और ये जो सणसी होती है यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका चपटा सणसी हो गया, खोखला सणसी हो गया, गोल सणसी हो गया, वर्गाकार सणसी हो गया। बेंच वाइस का साइज लिया जाता है भार से, स्पिंडल की लंबाई से, जा प्लेट की चौड़ाई से, उपरोक्त सभी से। तो बेंच वाइस का जो साइज लेते हैं ये हम लोग लेते हैं जा प्लेट की चौड़ाई से। तो जो भी जबड़ा होता है उसकी जबड़ा के प्लेट की चौड़ाई से हम लोग लेते हैं बेंच वाइस का साइज। तो इस वाइस को वर्क बेंच पर फिट किया जाता है और नट बोल्ट के द्वारा कसकर फिट किया जाता है, और यह 75 से 150 mm साइज में मिलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि लेग वाइस का प्रयोग फोर्ज वेल्डिंग में किया जाता है, इसकी बॉडी किसकी बनाई जाती है? ढलवा लोहे का, पिटवा लोहे का, माइल्ड स्टील का, हाई कार्बन स्टील का। तो लेग वाइस का प्रयोग फोर्ज वेल्डिंग में किया जाता है और इसकी जो बॉडी बनाई जाती है यह आपका माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। तो 43 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो लेग वाइस का प्रयोग हम लोग फोर्ज वेल्डिंग में करते हैं और इसकी जो बॉडी होती है यह माइल्ड स्टील का होता है, और इसका प्रयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है। और इस वाइस की एक टांग लंबी होती है जिसे जमीन पर गाड़ दिया जाता है, और लंबी टांग के ऊपरी सिरे पर स्थिर जबड़ा जुड़ा रहता है, और इसमें गर्म तथा ठंडे जाप को मजबूती से पकड़कर फोर्जिंग, वेल्डिंग व हैमरिंग आदि कर सकते हैं, और इसकी साइज जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। चिपिंग हैमर का उपयोग वेल्डिंग शॉप में किया जाता है, चिपिंग करने के लिए, रिवेटिंग के लिए, सीट मोड़ने के लिए, वेल्ड धातु की स्लैग उतारने के लिए। तो जो चिपिंग हैमर का प्रयोग हम लोग वेल्डिंग शॉप में यूज करते हैं वह वेल्ड धातु की स्लैग को उतारने के लिए कहते हैं, तथा वेल्ड मेटल के ऊपर जमे हुए फ्लक्स को तोड़कर उतारने के काम में हम लोग लेते हैं। चिपिंग गॉगल्स का फ्रेम किसका बना होता है? प्लास्टिक का, रबड़ का, बैकेलाइट का, उपरोक्त सभी का। तो देखिए जो चिपिंग गॉगल्स होता है यह जो रहता है यह आपका बैकेल जो फ्रेम रहता है उसका वह बैकेलाइट का बना होता है। चिपिंग गॉगल्स गहरे काले रंग का शीशे या चश्मा जो आंख को पूरी तरह साइडों से भी ढका रहता है। वेल्डिंग कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग में वेल्ड बीट के ऊपर फ्लक्स की परत जम जाती है जिसे चिपिंग हैमर से तोड़कर अलग किया जाता है। सॉलिड फेज वेल्डिंग में पार्ट को प्लास्टिक अवस्था में जोड़ा जाता है। इस वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या है? आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग। तो सॉलिड फेज वेल्डिंग जो होता है इसका जो दूसरा नाम होता है वह होता है फोर्ज वेल्डिंग। तो सॉलिड फेज वेल्डिंग का दूसरा नाम फोर्ज वेल्डिंग होता है। इस वेल्डिंग में जोड़े जाने वाली धातुओं को पिघलाने तक गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जोड़े जाने वाले सतहों को प्लास्टिक अवस्था से कुछ कम तापमान पर ही ठोस अवस्था से ही दबाव देकर सम्मिलित कर लिया जाता है, और दोनों सतहों के अणुओं के मध्य अंतर आणविक बंध स्थापित करने के लिए दोनों सतहों पर दबाव देना आवश्यक है, इसलिए इसे प्रेशर वेल्डिंग भी कहते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग विधि का विवरण किस पर दिया जाता है? तो वेल्डिंग विधि का विवरण जिस पर हम लोग देते हैं, ऑप्शन है चक, बेड, स्टॉक, टेल। तो वेल्डिंग विधि का जो विवरण दिया जाता है यह हम लोग टेल से देते हैं। तो वेल्डिंग विधि का विवरण टेल पर दिया जाता है। टेल का उपयोग वेल्डिंग प्रतीक में वेल्डिंग या कटिंग करने में किया जाता है, तथा साथ ही साथ वेल्डिंग विनिर्देश प्रक्रिया तथा वेल्ड बनाने में किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेशर वेजल वेल्डिंग के लिए वेल्डर की योग्यता क्या होनी चाहिए? साधारण आर्क वेल्डिंग का ज्ञान, गैस वेल्डिंग का ज्ञान, प्रेशर वेजल वेल्डिंग कंपिटेंसी सर्टिफिकेट, वेल्ड ट्रेड में ITI उत्तीर्ण। तो इसका होना चाहिए कि प्रेशर वेजल वेल्डिंग कंपिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रेशर वेल्डिंग में जोड़े जाने वाले सतहों को प्लास्टिक अवस्था से कुछ कम तापमान पर ही ठोस अवस्था से ही दबाव देकर सम्मिलित किया जाता है। वेल्डिंग के बाद किसको गर्म पानी या भाप से धोकर साफ कर लेना चाहिए? फ्लैट, रॉड, जोड़ों और ये है सभी। तो वेल्डिंग के बाद फ्लैट, रॉड और जोड़ इन सभी को गर्म पानी या भाप से धोकर साफ कर लेना चाहिए।
इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का कि मशीनों के पार्ट तथा जब लंबे समय तक चलते जाते हैं तो उसकी सतह घर्षण के कारण घिस जाती है, जिसके कारण पार्ट अपनी क्या खो देते हैं, पहचान, भंगुरता, शुद्धता, कठोरता। तो मशीनों के पार्ट जब लंबे समय तक चलते जाते हैं तो उसकी सतह घर्षण के कारण घिस जाती है, जिसके कारण वो अपनी एक्यूरेसी या शुद्धता खो देते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी वेल्डिंग को हाथ द्वारा और ऑटोमेटिक दोनों प्रकार से किया जाता है, लेजर बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, नॉन ट्रांसफर्ड आर्क वेल्डिंग, इनमें से कोई नहीं। तो जो वेल्डिंग हाथ और ऑटोमेटिक दोनों प्रकार से किया जा सकता है वह नॉन ट्रांसफर्ड आर्क वेल्डिंग होता है। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नॉन ट्रांसफर्ड आर्क को हम लोग प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। इसमें दो इनर्ट गैस होती हैं, एक तो प्लाज्मा आर्क बनाती है और दूसरी इसको सुरक्षात्मक कवच प्रदान करती है। इसमें फिलर रॉड का भी प्रयोग किया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि फोर्ज वेल्डिंग वेल्डिंग के किस वर्ग के अंतर्गत आती है, आर्क वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग, टैक वेल्डिंग, यह सभी। तो फोर्ज वेल्डिंग प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। फोर्ज वेल्डिंग को सॉलिड फेज वेल्डिंग भी कहते हैं और इस वेल्डिंग में जोड़े जाने वाली धातुओं को पिघलाने तक गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जोड़े जाने वाली सतहों को प्लास्टिक अवस्था से कुछ कम तापक्रम पर ठोस अवस्था में से ही दबाव देकर सम्मिलित किया जाता है। और सॉलिड फेज वेल्डिंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका फोर्ज वेल्डिंग, विस्फोटक वेल्डिंग, घर्षण वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अब है आपका 53 नंबर का क्वेश्चन कि लंबी आर्क का किस में उपयोग होता है। तो देखिए, जो लंबी आर्क होती है उसका उपयोग हम लोग प्लग या स्लॉट वेल्डिंग में करते हैं। तो लंबी आर्क का उपयोग प्लग या स्लॉट वेल्डिंग में होता है। प्लग वेल्डिंग का उपयोग धातु के दो टुकड़ों को एक वेल्डर का उपयोग करके जोड़ने के लिए किया जाता है। अब है हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन कि वेल्डिंग के क्षेत्र में आज भी शोध बंद है, हो रहा है, नहीं होता है, कुछ कह नहीं सकते। ये हम देखिए हमारे यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वेल्डिंग के क्षेत्र में आज भी जो शोध हो क्या हो रहा है कि शोध हो रहा है। तो वेल्डिंग के अंतर्गत इनकी सतह को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ईंधन गैसों को जलाकर प्राप्त की जाती है। पचपन नंबर क्वेश्चन है कि अलाव धातु को वेल्ड किया जाता है, लेफ्ट वर्ड, राइट वर्ड, वर्टिकल, लिंडे। तो अलाव धातु को हम लोग जो वेल्ड करते हैं वह लेफ्ट वर्ड वेल्ड करते हैं। तो अलाव धातु को हम का वेल्ड लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग से किया जाता है। लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग या फॉर हैंड वेल्डिंग के चादरों की शुद्धता में वेल्ड किया जाता है। इसमें पूरक क्षण 30 से 40 डिग्री के एंगल पर बना होता है। नाजर और वेल्ड के मध्य का जो एंगल होता है वह 60 से 70 डिग्री के बीच होता है और इसमें 5 mm तक मोटी प्लेटों की भी वेल्डिंग की जाती है और यह वेल्डिंग दाईं से बाईं तरफ की जाती है। तो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग है तो लेफ्ट है तो यह दाईं से बाईं की तरफ जाती है। मोटी से मोटी प्लेट को वेल्ड करते हैं राइट वर्ड, फ्लैट वर्ड, सॉरी राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, आर्क ब्लो, लिंडे वेल्डिंग। तो मोटी से मोटी प्लेट को अगर वेल्ड करना है तो हम लोग राइट वर्ड यूज करते हैं। और आपको भी पता होगा कि जो राइट वर्ड रहता है यह वेल्डिंग बाईं से दाईं तरफ की जाती है। वर्टिकल वेल्डिंग किया जाता है नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर 90 डिग्री पर, ए और बी दोनों। तो देखिए जो वर्टिकल वेल्डिंग होता है यह आपका ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर दोनों तरफ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी दोनों। तो 57 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग द्वारा तैयार जिग फ्रेम कैसे होते हैं, लचीला, मजबूत, नाजुक या सभी। तो वेल्डिंग द्वारा तैयार जो जिग होता है यह आपका मजबूत होता है। वेल्डिंग जिग वे युक्तियां होती हैं जिनके द्वारा जाप को शीघ्रता से और आसानी से सही स्थिति में पकड़ा जा सकता है। जिग काफ़ी मजबूत होने चाहिए जिससे वेल्डिंग प्रक्रिया के पश्चात थर्मल स्ट्रेस के कारण संभावित ऐंठन को रोका जा सके और जिग से जाप को पकड़ने की विधि अधिकतम
आसान होती है। रोलिंग विधि का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए रोलिंग विधि का जो दूसरा नाम होता है यह आपका आईजी वेल्डिंग होता है। तो आईजी वेल्डिंग, रोलिंग विधि का दूसरा नाम आईजी वेल्डिंग है। रोलिंग विधि द्वारा रोलरों की सहायता से घुमाकर वेल्ड किया जाता है, इसलिए इस क्रिया को रोलिंग क्रिया कहा जाता है। रोलिंग विधि वेल्डिंग डाउन हेड और ओवरहेड दोनों ही पोजीशन में की जाती है। अंतराल वेल्डिंग विधि कैसे की जाती है? चैन टाइप, स्टैगर्ड टाइप, चैन और स्टैगर्ड टाइप, इनमें से कोई नहीं। तो अंतराल वेल्डिंग विधि जो की जाती है यह आपका चैन और स्टैगर्ड टाइप किया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग गन में गन हेड का एंगल कितना होता है? तो वेल्डिंग गन में गन हेड का जो एंगल होता है यह आपका 45 डिग्री होता है। टार्च को वेल्डिंग गन भी कहा जाता है। वेल्डिंग गन प्रायः मेटल की बॉडी होती है और इसमें इलेक्ट्रोड वायर, फ्लो चालक व शील्डिंग गैस होती है। एक सिरेमिक नाजल गन के सिरे पर लगी होती है जिससे एक CO2 गैस बाहर निकल जाती है। 62 नंबर क्वेश्चन है एयर कूल्ड वेल्डिंग गन की करंट परास कितनी होती है? तो एयर कूल्ड वेल्डिंग गन की जो करंट परास होती है वह आपका 400 एम्पियर से कम होती है। और पतली प्लेटों की वेल्डिंग, जहां पतले इलेक्ट्रोड वायर को 400 एम्पियर से कम करंट पर वेल्ड किया जाता है, वहां एयर कूल्ड वेल्डिंग गन का प्रयोग किया जाता है। निम्न चित्र में प्रदर्शित है कौन सा है ये फिगर? नाजल वेल्डिंग गन, वायर फीड असेंबली गन, गैस रेगुलेटर। तो वेल्डिंग गन हुए ये आपको जो फिगर दिख रहा है। वेल्डिंग गन का प्रयोग मेटल आर्क वेल्डिंग में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। इस गन के द्वारा शील्डिंग गैस तथा पानी आदि का फ्लो भी नियंत्रित किया जाता है। अब है 64 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं रीति से फाइल से आ गया है कि चित्र में प्रदर्शित औजार क्या है? तो फिगर से ही आपको स्पष्ट होगा यह आपका फाइल यानी कि रेती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो लकड़ी का हैंडल लगा रहता है इस और इसमें एक लोहा लगा रहता है एकदम इस किनारे, तो इसी को हम लोग, जो लोहा लगा रहता है छोटा सा, तो इसी को हम लोग फेरुल बोलते हैं और इसे हम लोग हैंडल बोलते हैं। और इसके बाद ये जो भाग होता है ये हमारा टैंक कहलाता है और ये जो मुड़ा हुआ भाग रहता है ये हमारा शोल्डर कहलाता है और ये जो रहता है ये हमारा हिल कहलाता है। ये कभी कभी फिगर में दे देगा और पूछेगा ये यक्ष भाग क्या कहलाता है, इसका नाम बताइए। तो ये सब आप लोग यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। और फिर यहाँ से यहाँ तक ये जो टोटल लेंथ होती है फाइल लेंथ कहलाती है। और इसके बाद ये जो किनारा होता है ये आपका एज यानी कि किनारा कहलाता है। और जो ये सरफेस होता है जिस पर ये रेखाएं खींची गई हैं, धारी हैं, ये समझ लीजिए ये टीथ होती हैं, तो ये आपका फेस कहलाता है। फिर इसके बाद ये एक जो भाग होता है ये आपका साइड कहलाता है और या इसी को टिप या पॉइंट कहते हैं, ये जो ऊपर वाला रहता है। तो ये आप इसे याद कर लीजिएगा फिगर को अच्छे तरीके से, नाम कभी कभी अक्सर पूछा जाता है। 65 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये कौन सा फिगर है? तो सादे दस्ताने हैं, ये सादे दस्ताने हैं। चित्र में दिखाया गया औजार है, तो ये कौन सा औजार है ये आपको बताना है। देखिए ये जो औजार आपको दिख रहा है ये आपका ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर क्या होता है? यह 90 डिग्री पर मुड़ा होता है, इसके दोनों सिरे। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ है। यह एक मापी व चेकिंग टूल है। इसके दो भाग क्रमशः ब्लेड और स्टॉक होते हैं। तो ब्लेड यहाँ पर देख सकते हैं और एक स्टॉक है यहाँ पर। इसका ब्लेड उच्च कार्बन इस्पात का एक पत्ती का बना होता है तथा स्टॉक मृद इस्पात अथवा ढलवा लोहे का बना होता है, जो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर जोड़ते हैं। वेल्डिंग में मार्किंग हेतु कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है? तो देखिए वेल्डिंग में मार्किंग हेतु हम लोग जो टूल यूज करते हैं वह टूल रहता है हमारा बिंदु पंच। 68 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग की सतह से स्लैग हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अभी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो वेल्डिंग की सतह से स्लैग अगर आपको हटाना है तो उसके लिए हम लोग चिपिंग हैमर का प्रयोग करते हैं। और यह चिपिंग हैमर एक हल्का और नुकीला औजार होता है। इसका प्रयोग वेल्डिंग के पश्चात स्लैग एवं स्पैटर को हटाने के लिए किया जाता है। वर्कपीस को सणसी से पकड़कर निहाई पर रखकर स्पैटर को हटाया जाता है। चित्र में प्रदर्शित औजार क्या है? तो देखिए ये आपका प्लायर है
आपको भी स्पष्ट पता होगा नाम से ही। तो 69 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि बीट के किनारे से मैल निकालने के लिए प्रयोग कौन सा औजार है? वायर ब्रश, स्टील टेप, हेक्सा, इनमें से कोई नहीं। तो बीट के किनारे से मैल निकालने के लिए जो हम टूल यूज करते हैं वह टूल होता है वायर ब्रश। तो दोस्तों ये हमारे यहाँ पर 70 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे का वीडियो कल हम लोग देखेंगे। और दोस्तों ये है हमारा एक नॉन टेक्निकल चैनल एजुकेशन सेंटर नाम से है, तो इससे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस पर जीके जीएस का क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो भी पढ़ चुका है, धीरे धीरे पढ़ भी रहा है। तो ये इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।